चैप्टर ट्राइब्यूनल्स। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। ट्राइब्यूनल का कॉन्सेप्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये कॉन्सेप्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। ये अमेंडमेंट स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर बेस्ड था। इस कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी रिकमेंड किया था। पार्ट 14A कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्यूनल से रिलेटेड प्रोविजन को कवर करता है, जो कि आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B में दिए गए हैं। ये प्रोविजन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्राइब्यूनल को एड्रेस करते हैं। आइए कुछ आर्टिकल्स को देखते हैं। आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ये आर्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को एड्रेस करता है। अगर किसी पर्सन का गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई इशू है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास जाने का ऑप्शन होता है। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने प्रमोशन या सैलरी से रिलेटेड डिस्प्यूट को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में केस फाइल करता है तो वो आर्टिकल 323A के अंदर आएगा। अब आर्टिकल 323B ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर। ये आर्टिकल बाकी के मैटर को कवर करता है जो स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल को हैंडल करते हैं, जैसे टैक्स ट्राइब्यूनल, इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल्स, कंज्यूमर फोरम एक्सेट्रा। अब बात करते हैं पावर ऑफ ट्राइब्यूनल्स की। सिविल कोर्ट पावर। ट्राइब्यूनल को सिविल कोर्ट के कुछ पावर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि वो विटनेसेस को समन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने को कह सकते हैं और एविडेंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर टैक्स ट्राइब्यूनल को किसी पार्टी से डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो सिविल कोर्ट की तरह समन भेज सकते हैं। नेचुरल जस्टिस। ट्राइब्यूनल्स नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जो कि फेयर हियरिंग और इक्वल अपॉर्चुनिटीज को इंश्योर करता है। यह सिविल प्रोसीड्यूर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट के रिजिड रूल्स को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब है कि ट्राइब्यूनल अपने प्रोसेस को फ्लेक्सिबल रखती है ताकि केसेस जल्दी से सॉल्व हो सके। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि किसी भी केस को हैंडल करते वक्त फेयरनेस और इक्वलिटी इंश्योर की जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ये ट्राइब्यूनल गवर्नमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट को हैंडल करते हैं, जैसे सर्विस मैटर यानी कि प्रमोशन, पेंशन एक्सेट्रा, डिसिप्लिनरी एक्शन एक्सेट्रा। अब बात करते हैं सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। आर्टिकल 320A के अंदर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 पास किया गया, जिनके थ्रू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश किए गए। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को 1985 में सेटअप किया गया था और इसका प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है। इसके एडिशनल बेंचेज डिफरेंट स्टेट्स में भी हैं, जिसमें 19 रेगुलर बेंचेज हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के चेयरमैन और मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशंस पर होती है। चेयरमैन का टेन्यूर 4 साल का होता है या जब तक उनकी एज 70 ईयर ना हो जाए। मेंबर के टेन्यूर की बात करें तो 4 साल का होता है और या जब तक उनकी एज 67 ईयर ना हो जाए। कंपोजिशन की बात करें तो केट एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें 1 चेयरपर्सन और 69 मेंबर होते हैं। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जुरिस्डिक्शन ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सिविल सर्विस और सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर तक होता है, लेकिन डिफेंस फोर्स के मेंबर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर और पार्लियामेंट के स्टाफ इस जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आते। सिविल प्रोसीड्यूर कोड का एप्लीकेशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल पर नहीं होता। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम के मेंबर होते हैं, लेकिन 50 ईयर से कम उम्र का कोई भी पर्सन चेयरमैन या मेंबर नहीं बन सकते। अब बात करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 के अंदर बनाया गया है। ये ट्राइब्यूनल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सर्विस रिलेटेड इशू को
हैंडल करते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, सैलरी एक्सेट्रा। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर होता है। अगर किसी स्टेट को अपने एम्प्लॉय के इशू को जल्दी सॉल्व करना हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो चेयरमैन मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशंस पर होती है। ये कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के चेयरमैनशिप में होती है। ये कंसर्न स्टेट का हाई कोर्ट है, जो कि कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट्स होते हैं। जुरिस्डिक्शन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जुरिस्डिक्शन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सर्विस रिलेटेड मैटर तक होता है। ये रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, सैलरी डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने प्रमोशन से रिलेटेड इशू है तो वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है। ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, अगर दो या ज्यादा स्टेट को सिमिलर इशू हैं तो उनके लिए ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक कंबाइंड ट्राइब्यूनल होगा जो मल्टीपल स्टेट के एम्प्लॉय के इशू को हैंडल करेगा। अब स्टेट वेयर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, वो कौन कौन से स्टेट है देख लेते हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अब तक 9 स्टेट में एस्टेब्लिश की जा चुकी है। ये स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरला। अब केस को देखते हैं। चंद्र कुमार केस 1987। चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया था कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का राइट होना चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को डायरेक्टली चैलेंज नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनको जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन कर दिया गया। चंद्र कुमार केस के बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में चैलेंज किया जा सकता है। यह डिसीजन जुडिशियल रेमेडी को अवेलेबल करने के लिए था, जिससे लोग अपने इशू को हायर कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, मान लीजिए एक तमिलनाडु का गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने प्रमोशन से डिसीजन से खुश नहीं है। अगर वो चाहता है कि उसका केस जल्दी सॉल्व हो तो वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल उसके प्रमोशन रिलेटेड डिस्प्यूट को हैंडल करेगा और डिसीजन देगा। अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन कोर्ट ऑफ लॉ एंड ट्राइब्यूनल। कोर्ट ऑफ लॉ ये ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है। ये सिविल, क्रिमिनल और अदर लीगल मैटर को हैंडल करता है। कोर्ट का काम जस्टिस डिलीवरी करना होता है। ट्राइब्यूनल ये एक ऐसी एजेंसी होती है जो इंस्टीट्यूट के थ्रू बनाई जाती है और स्पेसिफिक मैटर जो जुडिशियल पावर के साथ हैंडल करती है। ये मोस्टली स्पेशलाइज्ड मैटर को डील करते हैं, जैसे सर्विस मैटर, टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म एक्सेट्रा। जुरिस्डिक्शन के टर्म्स में कोर्ट ऑफ लॉ को देखते हैं। कोर्ट को सिविल सूट और क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने का पावर होता है। अगर कोई केस उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर है तो वो उसे डील कर सकता है। जैसे अगर आपने किसी को चीटिंग का केस फाइल किया है तो सिविल कोर्ट उस केस को सुनेगा। ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल को स्पेशल मैटर को हैंडल करने का पावर दिया जाता है। ये मैटर उन्हें स्टेट्यूट्स के थ्रू असाइन किया जाता है। इंडिपेंडेंस कोर्ट ऑफ लॉ के टर्म्स में जज को इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। उनका टेन्यूर और टर्म्स ऑफ सर्विस एग्जीक्यूटिव से अलग होता है। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाता है ताकि वो अपने डिसीजन बिना किसी इन्फ्लुएंस के ले सके। ट्राइब्यूनल्स के केस में ट्राइब्यूनल के मेंबर का टेन्यूर और कंडीशन ऑफ सर्विस एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में होता है।
एग्जीक्यूटिव उनको अपॉइंट करता है और उनके टर्म्स डिसाइड करते हैं। पावर टू डिसाइड द कंस्टिट्यूएंटिटी ऑफ लॉज। कोर्ट ऑफ लॉ के टर्म में कोर्ट को लॉ की वायर या उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डिसाइड करने का पावर होता है। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो कोर्ट उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन ट्राइब्यूनल के केस में ट्राइब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डिसाइड करने का पावर नहीं होता। ये स्पेसिफिक इशू को रिजॉल्व करते हैं जो उनके इंस्टीट्यूट्स के थ्रू दिए जाते हैं। प्रोसीड्यूर की बात करें तो कोर्ट ऑफ लॉ के टर्म्स में कोर्ट को सिविल प्रोसीड्यूर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट के रूल को फॉलो करने पड़ते हैं। ये फॉर्मल और स्ट्रक्चरल प्रोसेस होते हैं जिसमें एविडेंस और विटनेसेस की फॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन ट्राइब्यूनल के केस में ट्राइब्यूनल को रूल ऑफ प्रोसीड्यूर फॉलो करना जरूरी नहीं होता। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर काम करते हैं जिसमें फेयरनेस और रीजनेबलनेस इम्पोर्टेंट होते हैं। अब एक्सपर्टाइज ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कोर्ट ऑफ लॉ के टर्म्स में कोर्ट के जज को लीगल ट्रेनिंग और लॉ प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होता है। उनका रोल लीगल मैटर को इंटरप्रेट करना होता है। ट्राइब्यूनल के केस में ट्राइब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लीगल ट्रेनिंग जरूरी नहीं होती। उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए जो उनके जुरिडिक्शन से रिलेटेड होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसीजन। कोर्ट ऑफ लॉ के टर्म्स में कोर्ट को अपने डिसीजन ऑब्जेक्टिव्स देने पड़ते हैं जो एविडेंस और फैक्ट पर बेस्ड होते हैं। कोर्ट को नेचुरल और इम्पार्शियल होना पड़ता है। जैसे अगर क्रिमिनल केस में किसी पर मर्डर चार्ज है तो कोर्ट उस केस को एविडेंस के बेसिस पर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा। लेकिन ट्राइब्यूनल के केस में ट्राइब्यूनल्स के डिसीजन कभी कभी सब्जेक्टिव हो सकते हैं और वो डिपार्टमेंटल पॉलिसीज को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में एक एम्प्लॉय का प्रमोशन केस चल रहा है तो ट्राइब्यूनल प्रमोशन रूल को देखकर डिसीजन देगा, लेकिन उसमें डिपार्टमेंटल पॉलिसीज भी कंसीडर की जा सकती है।